बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टैंडर्ड कंडीशन को डिस्कस किया है। सेल पोटेंशियल को या ईएमएफ ऑफ सेल को हमने स्टैंडर्ड कंडीशन के अंडर कैलकुलेट किया गैल्वानिक सेल के लिए। अब हम देखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अवेलेबल ना हो देन ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू कितनी का आएगी। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब है कि हमने हर इलेक्ट्रोड को उसके 1 मोलर सोल्यूशन में डिप किया, टेम्परेचर 298 केल्विन रखा, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखा। यानी डैनियल सेल के लिए हमने जिंक के इलेक्ट्रोड को डिप किया इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक आयन, और कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप किया इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयंस। लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अवेलेबल ना हो, अगर हम इलेक्ट्रोड को 1 मोलर सोल्यूशन में डिप नहीं करते, देन व्हाट विल हैपन, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सो फार वी हैव कैलकुलेटेड सेल पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन व्हेन ईच इलेक्ट्रोड इज डिप्ड in 1 molar aqueous solution of its ion at 298 Kelvin temperature. But it is not always easy to maintain standard condition. Now we have to calculate cell potential under any condition. और इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन डिजर्व टू बी कॉल्ड द बेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द मदर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नस्ट इक्वेशन को देखेंगे। To derive Nast equation, let us discuss this general reaction where reactant A and reactant B react with each other to form product C and product D. ये जो रेड में इनके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। स्मॉल a represents number of mole of reactant capital A. Small b represents number of mole of reactant capital B. Small c represents number of moles of product capital C, and small d represents number of moles of product capital D. Capital A and capital B are reactants. Small a and small b are their number of moles. Capital C and capital D are products. Small c and small d are their respective number of moles. The Gibbs energy change for standard condition and for given condition is given from this expression. This expression gives a relationship between Gibbs free energy change at standard condition and at given condition. Here delta G naught is Gibbs free energy change at standard condition, and delta G is Gibbs free energy change at given condition. R is standard gas constant, universal gas constant, T is temperature, and Q is called reaction quotient. इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। रिएक्शन क्वोशेंट जिसको हमने Q से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल Q, क्योंकि स्मॉल q से हमने चार्ज को रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल Q फॉर रिएक्शन क्वोशेंट। इट इज द रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये रेशो अगर इक्विलिब्रियम पर हो तो फिर इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे। डेल्टा G नॉट गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, एंड दैट इज इक्वल टू -NFE नॉट, एंड डेल्टा G गिव्स एनर्जी चेंज अंडर गिवन कंडीशन, दैट इज -NF। जब आपने गिव्स एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन में ली है तो आपने यहां पर स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखना है, और जब आपने गिव्स एनर्जी चेंज गिवन कंडीशन में लेनी है तो यहां पोटेंशियल भी गिवन कंडीशन में लिखना है। डेल्टा G और डेल्टा G नॉट की ये वैल्यूज अगर हम यहां पुट कर लें, देन दिस इक्वेशन, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस.
यहां पर हमने डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कर ली। इस इक्वेशन को ऑन बोथ साइड्स अगर हम माइनस एन एफ से डिवाइड कर लें, डिवाइडिंग बाई माइनस एन एफ ऑन बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहां से माइनस एन एफ से कैंसिल हो गया एंड सेम इज केस हेयर। अलबत्ता इस फैक्टर को माइनस एन एफ से हमने डिवाइड किया, यहां पर कैंसिलेशन नहीं होगी। यहां पर माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा चूंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। यहां पर माइनस एन एफ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में है, यहां भी कैंसिलेशन होगी, लेकिन यहां पर कैंसिलेशन नहीं होगी। दिस इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ये माइनस एन एफ डिनोमिनेटर में है तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। दिस इज फाइनल फॉर्म ऑफ नस्ट इक्वेशन। This equation 2, it is final form of Nast equation. Above equation, that is equation number 2, it is called Nast equation, and here Q represents reaction quotient, T is absolute temperature. टेम्परेचर कांस्टेंट भी हो सकता है और टेम्परेचर वेरी भी कर सकता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आर टी ये पूरा फैक्टर कांस्टेंट होगा, चूंकि एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट, आर इज गैस कांस्टेंट। तो इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट होगा, लेकिन क्यू कांस्टेंट नहीं होगा, चूंकि क्यू इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो जो जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ रिएक्टेंट चूंकि कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होते जाएंगे, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो Q की वैल्यू चेंज होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए हमने कहा है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो सकता है, T मे बी कांस्टेंट, बट RT नेचुरल लॉग Q इट इज नॉट कांस्टेंट। ये फैक्टर RT नेचुरल लॉग Q ये कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि Q की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट भी हो तो भी ये फैक्टर कांस्टेंट नहीं होगा। यानी नेचुरल लॉग, चूंकि Q कांस्टेंट नहीं है, लिहाजा नेचुरल लॉग Q भी कांस्टेंट नहीं है, और इस वजह से ये सारा ही फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहेगा। Because Q depends on composition of reaction, and composition of reaction is changing, therefore Q is changing. Composition of reaction is not constant, therefore Q is not constant. And when Q is not constant, then natural log Q is not constant, and therefore RT natural log Q is not constant, and therefore this whole factor is not constant, and therefore value of E is not constant. इक्वेशन 2 में E की वैल्यू भी कांस्टेंट, ये भी चेंज होती जाएगी। Here Q is the ratio of Q, that is called reaction quotient. It is the ratio of product of concentration of products to product of concentration of reactant. यहां पर ये जो प्रोडक्ट है जिसको मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट है हासिल ज़रब के मानी में। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब है प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब, एंड प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मीन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब। तो ये जब प्रोडक्ट को मैंने येलो हाईलाइट किया है, ये प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा हासिल ज़रब को, and this product represents the product that is being formed during reaction. Concentration of all reactants and all products are raised to
power equal to their respective number of mole, that is according to law of mass action. law of mass action कहता है कि जब आपने रेशो लेनी है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की, तो हर प्रोडक्ट और हर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कोई पार देनी है, दैट इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ मोल, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स को उनके कंसंट्रेशन की पार बना देना है. नंबर ऑफ moles of product and number of moles of reactant will be made exponent to their concentration. ये देखिए, now Q is, Q को हमने पर्पल कलर में लिखा था तो यहां भी पर्पल कलर में लिखते हैं. Here Q is the ratio of product of concentration of product to the product of concentration of reactant. और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स हैं स्मॉल सी और स्मॉल डी, तो हमने प्रोडक्ट के नंबर ऑफ कंसंट्रेशन को प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को उनके कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट बना दिया और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल को उनके कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट बना दिया. फिर देन हमने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया और इन दोनों की रेशो ले ली, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट. एंड एट इक्विलिब्रियम दिस रिएक्शन कोशेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड K. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन रिएक्शन रीच एट इक्विलिब्रियम. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा तो इसी रेशो को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे. Now again according to Nernst equation, equation number 2 जो हमने डिराइव की, that is this one. अगर आप नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ 2.303 से डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें. लुक एट डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3. दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दोनों में डिफरेंस यही है कि आपने नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया है, नो अदर डिफरेंस. ये 2 और 3 इक्वेशन का नंबर है, इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है. नो देयर आर 3 केसेस. इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन Q विल बी ग्रेटर देन 1. अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ देन Q की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी एंड log ऑफ Q विल बी पॉजिटिव. log ऑफ Q या नेचुरल log ऑफ Q इज पॉजिटिव एंड देन E विल बी लेस देन E0. अगर प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा हुआ तो Q पॉजिटिव होगा, then log of Q is also positive. और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हुई तो इसका मतलब है इस पूरी वैल्यू को हमने E0 में से माइनस कर देना है, देन E की वैल्यू आएगी, इट मीन E विल बी लेस देन E0. इसको हम मैथमेटिकली भी प्रूव कर लेंगे. इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, then Q is less than 1 and then log of Q is also log of Q is negative. If Q is greater than 1 then log of Q is positive, and if Q is less than 1 then log of Q is negative, and then E will be greater than E0. अगर log of Q नेगेटिव हो इस इक्वेशन में, if log of Q is negative then this whole factor is positive, क्योंकि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को पॉजिटिव बना देगा और ये वैल्यू E0 में ऐड हो जाएगी, then E will be greater than E0. Third case, if concentration of products is equal to concentration of reactant,
then Q will be 1 and log of Q will be 0. Log of Q or natural log of Q will be 0, and in that case E will be equal to E naught. अगर Q की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 1 उस वक्त होगी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सेम हो, then log of Q will be 0 and then this whole factor will be 0. और फिर अगर कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं भी हैं तो भी सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के इक्वल है, क्योंकि फिर ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा. In galvanic cell, electrons move from anode to cathode, and during this reaction, concentration of products increases and concentration of reactants decreases. Therefore, value of Q increases and value of E decreases. ये बड़ा important point है कि गैल्वानिक सेल में चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी, तो एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कैथोड की तरफ. अब एनोड का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन, या अभी थोड़ी देर बाद हम उस रिएक्शन को भी डिस्कस करेंगे, ओवरऑल रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी. और जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो Q की वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि हमने कहा है अगर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से ज्यादा हो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देन Q हैज वैल्यू ग्रेटर देन 1. तो जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्टेंट से इंक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का डिफरेंस इंक्रीज होता जाएगा और Q की वैल्यू 1 से इंक्रीज होती जाएगी. जब Q की वैल्यू 1 से इंक्रीज होगी तो log of Q will becomes more and more positive, and when log of Q becomes more positive, then E will decrease. Therefore, during progress of galvanic cell, जब galvanic cell वर्क करेगा तो विद पैसेज ऑफ टाइम सेल पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होते होते इवेंचुअली जीरो हो जाएगा. और जब सेल पोटेंशियल जीरो होगा, इसका मतलब है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंच चुका है और ये सेल डिस्चार्ज हो गया है. At equilibrium, reaction quotient will become equal to equilibrium constant and E will become 0. जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिडक्शन. जब इक्विलिब्रियम और रिडक्शन का रेट सेम हो जाएगा, देन जितने इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे आएंगे उतने ही कैथोड पे यूज हो जाएंगे. देन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट एनोड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम एट कैथोड. और एनोड पे जिंक के जितने एटम या एनोड के जितने एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उतने ही आयन उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे. एक्चुअली इसको यूं लिखना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड एट एनोड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम्ड एट एनोड. एनोड पे जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन कंज्यूम भी हो जाएंगे, लिहाजा आप कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकेंगे. जब रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रेट ऑफ रिडक्शन के बराबर होगा तो जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ही कंज्यूम भी हो जाएंगे. देन नेट फ्लो ऑफ करंट इज 0 एंड देन नेक्स्ट इक्वेशन will become
this. Then next equation, will take this form. अब यहाँ पर reaction quotient is now equal to equilibrium constant, and at equilibrium cell potential is 0. Therefore standard cell potential is this one. और ये एक्सप्रेशन हम ऑलरेडी डिराइव कर भी चुके हैं. This expression works only when reaction is at equilibrium. Now for Daniell cell, this is overall reaction for Daniell cell. और इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशेंट अगर हम लिखें, दैट विल बी लाइक दिस. इसमें आप देखें प्रोडक्ट हैं जिंक के आयन और रिएक्टेंट हैं कॉपर के आयन. क्यों कि जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा कॉपर के आयन कम होते जाएंगे और जिंक के आयन इंक्रीज होते जाएंगे. गैल्वानिक सेल में, डेनियल सेल में जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जिंक के एटम कन्वर्ट हो जाते हैं जिंक आयंस में. ये जिंक आयन सोल्यूशन में चले जाते हैं और सोल्यूशन में जिंक आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती चली जाती है. और कैथोडिक हाफ सेल में कॉपर के आयन इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं कॉपर एटम्स में. इस तरह सोल्यूशन में कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है. तो जो जो रिएक्शन प्रोसीड करता है कॉपर के आयंस का कंसंट्रेशन कम होता है और जिंक के आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है. रिएक्शन क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखिए, हमने ना जिंक सॉलिड को लिखा ना कॉपर सॉलिड को लिखा, हमने सिर्फ आयंस के कंसंट्रेशन लिखे हैं. इसकी वजह यह है कि रिएक्शन के दौरान सिर्फ आयंस की कंसंट्रेशन ही चेंज होती है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. ये इस पॉइंट को गौर से सुनिए कि रिएक्शन के दौरान आयंस की कंसंट्रेशन चेंज होती है या गैसेस का प्रेशर चेंज होता है. प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. इनकी मास चेंज होती है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती. इस रिएक्शन में गो के हमें नजर आ रहा है कि जिंक की मास डिक्रीज होगी, कॉपर की मास इंक्रीज होगी, लेकिन मास इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, बिकॉज कंसंट्रेशन इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होती. अलबत्ता आयंस का कंसंट्रेशन यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होते हैं. इसलिए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का जब आप इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की या रिएक्शन क्वोशिएंट की एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसमें प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को एक्सप्रेस नहीं करेंगे. तो प्लीज नोट, प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स आर नॉट मेंशन्ड इन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन एंड इन नेक्स्ट इक्वेशन बिकॉज concentration of pure solids and concentration of pure liquids does not change. Again let me say, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की मास चेंज होती है. इस रिएक्शन में जिंक की मास डिक्रीज होगी, कॉपर की मास इंक्रीज होगी, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक आयंस में, और कॉपर आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं कॉपर सॉलिड में. तो सॉलिड कॉपर की मास इंक्रीज हो जाएगी, सॉलिड जिंक की मास डिक्रीज हो जाएगी. लेकिन मास इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होगा, क्योंकि इनका कंसंट्रेशन दैट इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये चेंज नहीं होंगे. जिंक के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम रहेंगे, कॉपर के नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम भी सेम रहेंगे, क्योंकि जब जिंक का मास डिक्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा, और जब कॉपर के इलेक्ट्रोड पर कॉपर का मास इंक्रीज होगा तो कॉपर का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा. देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम सेम रहेंगे. हाउएवर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन एक्वस मीडिया एंड प्रेशर ऑफ गैसेस
शुड बी स्टेटेड, चूंकि रिएक्शन के दौरान कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम, ये चेंज होंगे, और अगर कोई गैस इन्वॉल्व है तो उस गैस का प्रेशर भी चेंज होगा, इसलिए उनको हम एक्सप्रेस करेंगे। फॉर डैनियल सेल नस्ट इक्वेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, ये Q की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखें प्रोडक्ट में हमारे पास हैं जिंक के आयंस, ये देखें प्रोडक्ट में है जिंक के आयन और कॉपर के आयन है रिएक्टेंट में। देयरफॉर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस, दैट इज कॉल्ड Q। इसकी रेशो को Q कहते हैं। फॉर डैनियल सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 इज 1.10 वोल्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज 2। ये वैल्यूज अगर हम पुट कर दें देन नस्ट इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। अब देखें वही 3 केस जो हमने पहले डिस्कस किए वही दोबारा डिस्कस करते हैं। इफ कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ cupric ions, then value of Q, or we can say this ratio is greater than 1। अगर जिंक आयंस की कंसंट्रेशन क्यूप्रिक आयंस की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी then this ratio is greater than 1 and value of Q is also greater than 1 and log of Q is now positive, therefore E is less than E0। Case 2, if concentration of zinc is less than concentration of copper ion, then Q is less than 1 and natural log of Q is negative and E is greater than E0। थर्ड केस, अगर जिंक और कॉपर के आयंस की कंसंट्रेशन सेम हो, जैसा कि इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा, दिस इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो एनोडिक हाफ सेल में जिंक आयन की कंसंट्रेशन और दैट विल बी concentration of zinc ion in anodic half cell will be same as concentration of copper ion at cathodic half cell, then Q will be equal to 1 and log of Q will be 0 and E will be equal to E0। बल्कि ये जरूरी नहीं कि इक्विलिब्रियम पर हो, अगर इक्विलिब्रियम, चूंकि इक्विलिब्रियम पर जाकर तो E की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अंडर एनी कंडीशन इफ zinc ion becomes equal to copper ion, then E will be equal to E0। और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा then E will be equal to 0। ये हम नेक्स्ट जाके डिस्कस करेंगे। Now let us solve a mathematical numerical example। पहली बात तो ये we have to write Nast equation for these reactions। According to Nast equation is written like this। यहां पर Q is reaction quotient। तो इन चारों केमिकल इक्वेशंस के लिए हमने Nast इक्वेशन लिखनी है। नो फॉर इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में देखें ये गोल्ड, सॉलिड गोल्ड और सॉलिड कैल्शियम, ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हिस्सा नहीं होंगे, इसको रिएक्शन कोशेंट में रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा। अलबत्ता गोल्ड के आयंस प्रोडक्ट में हैं, कैल्शियम के आयन रिएक्टेंट्स में। गोल्ड के आयन की कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 2 और कैल्शियम आयंस के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट 3। चूंकि यहां पर देखें ये इनके रिएक्शन कोशेंट 3 and 2, सॉरी कैल्शियम के नंबर ऑफ मोल 3, गोल्ड के नंबर ऑफ मोल 2, तो इन नंबर ऑफ मोल्स को हमने इनके कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट बना दिया। नाउ फॉर इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में गौर से देखें सिल्वर आयन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में है, आयरन के आयंस फेरस आयन रिएक्टेंट में है। सिल्वर आयन के नंबर ऑफ मोल 2 हैं और फेरस आयन के नंबर ऑफ मोल्स 1 हैं। तो हमने
सिल्वर आयन के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट लिखी 2 और फेरस आयन के कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट लिखी 1। सॉलिड सिल्वर और सॉलिड आयरन, they will not be represented in Nernst equation because their concentration will not change. Now equation 3, again equation 3 में देखें, यहां पर सिर्फ एक ही सॉलिड है टिन। इस टिन को हमने नेक्स्ट इक्वेशन में नहीं लिखना। प्रोडक्ट में हमारे पास हैं क्यूप्रस आयंस और स्टेनस आयन। इन दोनों को हमने नेक्स्ट इक्वेशन के न्यूमरेटर में लिख लिया है। क्यूप्रस आयन के नंबर ऑफ मोल्स 2, तो हमने क्यूप्रस आयंस की कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट लिखा 2। स्टेनस आयन के नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, तो इसके हमने कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट को 1 ही रहने दिया। रिएक्टेंट साइड पर क्यूप्रिक आयंस के नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स को, इसके कंसंट्रेशन की पावर भी हमने 2 लिख दी। Cupric ions are reduced to cuprous ions and tin is being oxidized to stannous ions. In that case, next equation is written like this. अब इक्वेशन 4 में हमारे पास एक गैस भी इन्वॉल्व है। ये वही रिएक्शन है जो हमने पढ़ा था। Galvanic cell when zinc is anode and standard hydrogen electrode is cathode. Zinc is being oxidized and hydrogen ions are being reduced. Hydrogen gas is being added at 1 atmosphere pressure. अब प्रोडक्ट साइड पर हमारे पास हैं जिंक के आयंस और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर और जिंक आयंस का कंसंट्रेशन ये हमने न्यूमरेटर में लिख लिया। हाइड्रोजन आयंस को हमने डिनोमिनेटर में लिखा चूंकि ये रिएक्टेंट साइड पर हैं और इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, तो हमने इन नंबर ऑफ मोल को इसके कंसंट्रेशन की एक्सपोनेंट बना दिया। नाउ एग्जाम्पल 2, अब हम इसको बकायदा इसी इक्वेशन को अप्लाई करेंगे मैथमेटिकली। नाउ वी हैव टू प्रेडिक्ट वेदर फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करते थे जिसमें टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने नॉर्मल कंडीशन ले ली, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज इक्वल टू 293 केल्विन। और अब हमने सिल्वर आयन और कोबाल्ट आयन का कंसंट्रेशन भी 1 मोलर नहीं लिया। कोबाल्ट इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन 0.17 मोलर सोल्यूशन ऑफ कोबाल्ट आयन एंड iron electrode is dipped in 0.7 molar solution of ferrous ions. Cobalt is being oxidized and ferrous ions are being reduced. इसका मतलब है यहाँ एनोड कोबाल्ट का है और कैथोड आयरन का है। कोबाल्ट रॉड इज एनोड दैट इज डिप्ड इन 0.17 मोलर solution of cobalt ion and iron rod is cathode that is dipped in 0.7 molar solution of ferrous ions. Provided का मतलब है बशर्ते की। Now solution of this example, in this reaction cobalt is oxidized and ferrous ions are reduced. Cobalt is oxidized like this and ferrous ions are reduced at cathode like this. Therefore overall reaction is this. ओवरऑल रिएक्शन ये ऑलरेडी ऊपर लिख दिया गया है। ओवरऑल रिएक्शन इज दिस वन। दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। नाउ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ कोबाल्ट आयन इनटू कोबाल्ट इज -0.28 volt and standard cell potential for reduction of ferrous ion is this one. ये दोनों ही नेगेटिव में है, इसका मतलब है ये सेल फिजिबल नहीं है। ये देखें
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन दिस सेल विल नॉट वर्क। अलबत्ता अगर आप इसे उलट कर लें, अगर आप आयरन, इस सेल में एक्चुअली होगा यूं कि आयरन एनोड होगा, कोबाल्ट कैथोड होगा, देन सेल पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव। बहरहाल अंडर दिस कंडीशन सेल पोटेंशियल इज नेगेटिव। ये वैल्यूज हमने पुट की, and then cell potential under standard condition is also potential under given condition is also negative, and the reaction under study is non-spontaneous. Thank you very much dear students, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।